बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड इन फ़िज़िक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि ये साइंटिफिक मेथड जो है फ़िज़िक्स में क्या होता है और इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो स्टेप्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि वो स्टेप्स क्या होते हैं। तो इस तरह से आपका आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होगा, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड इन फिज़िक्स एंड व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सरज़िया टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ये मेरी वीडियो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक मेथड होता क्या है। देखें स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली साइंटिफिक मेथड जो है ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है जो कि एक साइंटिफिक पर्सन या साइंटिस्ट जो है इस्तेमाल करता है किसी भी फेनोमेना को एलेबोरेट करने के लिए या किसी भी फेनोमेना की वजाहत करने के लिए। देखें, इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन कर सकता हूँ, The scientific method is a series of steps which is used by a scientific person to elaborate a phenomena। ठीक है, तो इस तरह से हम साइंटिफिक मेथड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये जो स्टेप्स हैं, ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं, ये एक्चुअली हैं क्या। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑब्ज़र्वेशन कहलाता है, वो है ऑब्ज़र्वेशन। अब ये ऑब्ज़र्वेशन क्या है, देखें स्टूडेंट्स, जब भी कोई साइंटिस्ट जो है वो किसी फेनोमेना के ऊपर अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले उस फेनोमेना को ऑब्ज़र्व करता है। देखिए, ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये है कि वो उस फेनोमेना के बारे में हर तरह की पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करता है। देखें, वो पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी स्किल्स पर डिपेंड करती है कि उस साइंटिस्ट की स्किल्स क्या हैं। देखें, आपको पता है कि हर पर्सन की जो स्किल है वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। तो एक्चुअली ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन उसकी स्किल्स पर, ठीक है। तो लेकिन होता यही है कि ऑब्ज़र्वेशन के अंदर तमाम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन को जमा किया जाता है, ठीक है, और ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुली ली जाती हैं, ठीक है। तो अब ये साइंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस किस तरीके से किसी फेनोमेना के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन जमा करता है, या पर्सन टू पर्सन उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो इसके बाद स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप है साइंटिफिक मेथड का वो कहलाता है हाइपोथेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, जब एक साइंटिस्ट जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है किसी फेनोमेना के बारे में, वो उस फेनोमेना को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर लेता है, तो फिर वो क्या करता है कि उस फेनोमेना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको नोट डाउन कर लेता है, ठीक है। कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो उस फेनोमेना के बारे में अख़ज़ कर लेता है, उनको वो एक जगह पे आप कह सकते हैं कि लिख लेता है, ठीक है ना, जो कि नोशन ऑफ द साइंटिस्ट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नोशन ऑफ द साइंटिस्ट का क्या मतलब है कि ये वो उसका अपना एक आइडिया होता है, अपना एक तसव्वुर होता है, एक अपना ख्याल होता है, ठीक है। देखिए, हाइपोथेसिस को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज़ अ नोशन ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि ये एक साइंटिस्ट का अपना ख्याल है, ख्याल होता है किसी फेनोमेना के बारे में। तो हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट जो है ऑब्ज़र्वेशन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख लेता है, ठीक है। उन पॉइंट्स को, जो कि उसका एक अपना ख्याल होता है, उन पॉइंट्स को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जो है देखें, नेक्स्ट स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है, देखें, थ्योरी एक्चुअली
हाइपोथेसिस की बुनियाद पर साइंटिस्ट जो है किसी फेनोमेना की एक एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन जो है वो तैयार करता है। देखें, एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है, यानी कि वो फिर उस फेनोमेना को वजाहत के साथ बयान करता है। ठीक है, तो ये जो वजाहत के साथ वो एक्सप्लेनेशन देता है किसी भी अपने फेनोमेना की, वो जो है थ्योरी होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द थ्योरी इज़ द एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फेनोमेना। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है जो है साइंटिफिक मेथड का, वो है एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट जो है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है टू टेस्ट द थ्योरी, टू चेक द थ्योरी। थ्योरी इज़ चेक बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो किसी भी थ्योरी को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर तो एक्सपेरिमेंट करने से जो है वो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट रिज़ल्ट्स जो हैं वो एग्री कर जाते हैं, वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट और जो थ्योरेटिकल रिज़ल्ट्स हैं जो थ्योरी में साइंटिस्ट ने पेश किए हैं, वो एक्सपेरिमेंट के बाद दोनों रिज़ल्ट्स जो हैं वो ट्रू साबित होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और अगर जो है वो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स थ्योरी के साथ मैच ना करें, तो फिर जो है हम उस थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज टू चेक द थ्योरी, या थ्योरी इज़ चेक्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है साइंटिफिक मेथड का, वो है लॉ। देखें स्टूडेंट्स, ये लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ भी कहते हैं इसको। अब ये साइंटिफिक लॉ क्या है? देखिए स्टूडेंट, साइंटिफिक लॉ बेस करता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। देखें, टाइम टू टाइम जब किसी भी थ्योरी के ऊपर लॉन्ग टर्म बेस पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस उसकी ली जाती हैं, तो अगर उसके बावजूद लॉन्ग टर्म बेस पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे और रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे अगर कोई थ्योरी अगेन एंड अगेन ट्रू साबित हो, तो फिर जो है उस थ्योरी को लॉ का दर्जा दे दिया जाता है और वो साइंटिफिक लॉ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से देखें ये साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन और आपने उसके स्टेप्स देखे। देखें स्टूडेंट्स, अब मैं आपको साइंटिफिक मेथड के हवाले से इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा, ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके, ज़्यादा क्लियर हो सके। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूटन जो है वो बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट है। आप इसको, न्यूटन का नाम आपने सुना होगा। न्यूटन ने जो है वो लाइट के हवाले से जो है वो एक थ्योरी पेश की थी, जिसको हम कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देखें अब इसमें न्यूटन ने अपनी ऑब्जर्वेशंस और ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक जो है वो हाइपोथेसिस बनाया नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस में न्यूटन ने क्या कहा? उसने कहा कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है, और ये पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ, तेज़ वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, उसने इन पार्टिकल्स को कार्पसल्स का नाम दिया, और इसी वजह से हम इस थ्योरी को कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो देखें अब जब न्यूटन ने अपना ये हाइपोथेसिस जो है वो प्रिपेयर किया, तो इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे उसने जो है वो अपनी कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट भी पेश कर दी। ठीक है, देखिए न्यूटन की कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट जो थी वो लाइट के कुछ फेनोमेनास को जो है वो सेटिस्फाई करती थी, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, या फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ है। इसको जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है न्यूटन की जो कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट है उसने जो है वो एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से न्यूटन की इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, न्यूटन ने एक और बात भी कही थी अपनी थ्योरी में। उसने कहा था कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम
डेंसर मीडियम यानी कि हैवियर मीडियम में ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है देन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब लाइटर मीडियम। देखिए डेंसर मीडियम की एग्जांपल आप वाटर ले सकते हैं, रेयर मीडियम की एग्जांपल आप एयर ले सकते हैं। तो न्यूटन ने ये कहा था कि डेंसर मीडियम में जो लाइट है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है रेयर मीडियम के हवाले से, ठीक है ना। तो अब ये भी एक न्यूटन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है। देखिए उसके बाद जो है हमारे पास वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई। कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के बाद वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने जो है हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम के मुकाबले में। और तो एक तो ये जो है वो ऑब्जेक्शन आया हमारे पास न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के ऊपर। और इसके अलावा देखें जो ऑब्जेक्शन बना कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर वो ये था कि ये लाइट के कुछ फेनोमेनाज हैं, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये इन फेनोमेनाज को जो है एक्सप्लेन नहीं करती कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखें लेकिन ये फेनोमेना जो हैं वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन पैदा हुई कि न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट ठीक है या गलत है, इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। देखें बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसका नेम फोकाल्ट था। फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंट से जो है वो प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में कम स्पीड से ट्रेवल करती है रेयर मीडियम के मुकाबले में, ठीक है ना। यानी कि लाइट जो है वो वाटर में स्लोअर स्पीड से ट्रेवल करती है और एयर में जो है वो ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। तो देखें ये जो पॉइंट था जो फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, तो ये तो टोटली जो है वो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अगेंस्ट था। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि जो है न्यूटन की जो कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है उसको रिजेक्ट कर दिया गया और वेव थ्योरी जो थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आइडिया हुआ होगा इस एग्जांपल से कि हम किस तरह से जो है वो साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस जो है वो उससे थ्योरी को एक्सप्लेन किया जाता है और किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स के बाद थ्योरी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।